जाएगा। जो दौर से हम लोग लास्ट ईयर गुजरे हैं इस कोविड के टाइम पे, इंटरनेट हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज रहा था। इसके बिना तो हम लोग का जो सारे काम था ये रुक जाता। तो ये इसके बारे में, ये इंटरनेट के बारे में आप लोग को सब चीजें डिटेल्स में बताने वाले हैं कुबेर सर। तो आज का सेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आप लोग अपना नोटबुक, कॉपी, पेन वगैरह रेडी रखिए और सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग इसे नोट डाउन करते रहिए। असाइनमेंट्स जो पार्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये क्वेश्चंस आप नोट कीजिए और इसे ट्राई कीजिए। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो अभी कुबेर सर आप लोगों को ये इंटरनेट के बारे में बताएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। सो कुबेर सर, यू कैन बिगिन। थैंक यू सुरजीत सर, थैंक यू सो मच। एंड हेलो दोस्तों, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आज के इस एपीएलएल के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का। जैसे कि सुरजीत सर आपको बता रहे थे, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो इंटरनेट से रिलेटेड रहेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर इंटरनेट ना हो, आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट अगर नहीं है, जैसे आप लोग फ़ोन रखते हैं तो इंटरनेट भी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उसके बिना बहुत सारे हमारे काम रुक जाते हैं। और जैसे कि आपने लॉकडाउन के टाइम भी देखा कि अगर हमारे पास इंटरनेट ना होता तो हम एक दूसरे से कनेक्ट ना हो पाते। जिस तरीके से एपीएलएल ने एक अच्छा इनिशिएटिव लेके आपको ये सेशंस दिए, आपको क्लासेस दिए, तो ये सब ना हो पाता। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट एक हमारी ज़रूरत बन गया है आज के टाइम में। तो आज का जो सेशन रहेगा उसी से रिलेटेड रहेगा। और उसके पहले मैं आप सबके साथ असाइनमेंट्स जो मैंने दिए थे एमएस एक्सेस पार्ट 2 के ऊपर, तो मैं वो डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आप सबके साथ। तो और उम्मीद करता हूं कि आप सबने वो सारे क्वेश्चंस किए होंगे। तो मैं चलता हूं अपनी पीपीटी की तरफ। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के एपीएलएल के ऑनलाइन क्लासेस में। और सबसे पहले हम असाइनमेंट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको एक्सेस पार्ट 2 के बारे में दिए थे। तो चलते हैं हम असाइनमेंट्स की तरफ। तो कुछ हमारे क्वेश्चंस थे वो कुछ इस प्रकार से थे। जो पहला क्वेश्चन था, दैट वाज नेम एनी टू रिबन्स इन एक्सटर्नल डेटा टैब। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए, और इसका आंसर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने भी अपने अपने आंसर्स अपने पास नोट डाउन किए होंगे। अगर आपने नहीं नोट डाउन किए हैं, अगर आपको गलत लगता है, तो आप यहाँ से ये आंसर्स करेक्ट कर सकते हैं अपने। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज इंपोर्ट्स एंड लिंक्स होता है पहला रिबन, और जो दूसरा रिबन होता है दैट इज एक्सपोर्ट। इन दोनों रिबन्स का जो काम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे इंपोर्ट्स में मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी फाइल कहीं से भी लाके आप अपने एक्सेस में देख सकते हैं उसको, या फिर आप इंपोर्ट करा सकते हैं। और एक्सपोर्ट में होता है कि एक्सेस से हमको दूसरी जगह अपनी फाइल भेजनी है, तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट रिबन का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो था, व्हाट इज द यूज ऑफ रिलेशनशिप इन एमएस एक्सेस। और इसको प्लीज अपने पास नोट डाउन भी करते रहिएगा, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बता रहा हूँ। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा। जो रिलेशनशिप होता है एक्सेस हेल्प्स यू टू कंबाइन डेटा फ्रॉम टू डिफरेंट टेबल। सपोज आपके पास दो डिफरेंट टेबल्स है, तो आप दोनों टेबल्स को कंबाइन करा सकते हैं, आपस में ज्वाइन करा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकली भी चीजें दिखाई थी कि आप किस तरीके से एक्सेस में दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन कराते हैं। और फिर अगर आप उनका डेटा एक साथ भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज और होती है, व्हेन यू यूज रिलेटेड टेबल्स इन अ क्वेरी, the relationship lets access determine which record from each table to combine in the result set। जब आपको रिजल्ट चाहिए होता है तो आप दोनों टेबल्स को मिला के अगर आप कोई क्वेरी यूज करते हैं, तो आप क्वेरी के थ्रू भी आप अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा रिजल्ट चाहिए। उसके बाद मैंने जो थर्ड क्वेश्चन दिया था आपको, वो दिया था व्हाट इज एनालाइज। एनालाइज क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे।
जो एनालाइज करते हैं हम पर्टिकुलर मल्टीपल फील्ड्स पे करते हैं, या फिर अनलिमिटेड रिकॉर्ड्स के ऊपर भी हो सकता है, वो एक टाइम में एनालाइज किया जाता है। उसके साथ साथ यू कैन इवन एनालाइज डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स ऑल्सो। आप एक साथ कई सारे टेबल्स को रख के आप उसमें क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। और इसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। एनालाइज का मतलब ये होता है कि हमको खाली रिजल्ट चेकआउट करना होता है, और इसके साथ साथ और हम देखते भी हैं कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। और ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये क्वेरीज के फॉर्म में हो सकते हैं या फॉर्म्स के फॉर्म में, या फिर आप रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं एनालाइज करके। सारी चीजें डिपेंड करती हैं यूजर के ऊपर कि वो एनालाइज करके क्या क्या देखना चाहता है। फिर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन एक्सेल एंड एक्सेस। मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंसेस बताए थे कि एक्सेल में और एक्सेस में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आपको दो डिफरेंस बताने से सबसे पहला होता है कि एक्सेल में आपके पास बहुत ज्यादा डेटा कैपेसिटी होती है, एक्सेस एक्सेल में कम डेटा कैपेसिटी होती है एक्सेस को देखते हुए। और जो एक्सेस होता है एमएस एक्सेस, उसमें ज्यादा से ज्यादा डेटा आप सेव करा सकते हैं। और जो एक्सेल होता है दैट इज अ रिलेशनशिप बेस इस नहीं होता है उसमें। और जो एक्सेस है उसमें आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं दो टेबल्स के बीच में, जैसा कि मैंने भी आपको रिलेशनशिप के बारे में बताया। तो इस तरीके से काम होता है एक्सेल और एक्सेस में। ये दो डिफरेंसेस थे, तो इसको प्लीज अपने पास नोट डाउन भी कर लीजिएगा। फिर हम चलेंगे आज के सेशन की तरफ। जो आज का सेशन रहेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंटरनेट के ऊपर रहेगा। तो इसमें मैं आपको काफी कुछ चीजें बताने वाला हूँ, काफी आपको टर्म्स बताऊंगा। तो प्लीज अपने पास नोटबुक और पेन जरूर से रखिएगा, कि जिससे कि आपको भी पता रहे कि हम इंटरनेट में क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं। और उसके साथ साथ आपको काफी कुछ बताने वाला हूँ। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज के टॉपिक कवर अप होंगे उसमें सबसे पहले रहेगा व्हाट इज इंटरनेट। फिर आ जाता है आपका हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। मैं हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि कब स्टार्ट हुआ था इंटरनेट और किसने स्टार्ट किया था इंटरनेट को। उसके बाद हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। फिर नंबर फोर्थ पर हम आपको बताएंगे इंटरनेट में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं आज। फिर हम बात करेंगे ब्राउजर्स के बारे में, कितने टाइप के ब्राउजर्स होते हैं। और उसके बाद हम आएंगे इंट्रानेट के ऊपर। इंट्रानेट के साथ साथ आपको एक्स्ट्रानेट के बारे में भी बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज क्या होती हैं और उनका क्या काम होता है बेसिकली, हम इसके बारे में भी आज बात करेंगे आपसे। फिर लास्ट में रहेगा आपका सर्विसेज ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आप कौन कौन सी सर्विसेज ले सकते हैं। तो आज ये सारे टॉपिक्स कवर अप होंगे। तो मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अपने पास प्लीज कॉपी पेन जरूर रखिएगा, जिससे कि जो कुछ भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो वो आप सारी चीजें अपने पास नोट डाउन करते रहें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट का सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। तो जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट का, बेसिकली दो टर्म्स से मिलके बना है आपका इंटरनेट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक आपका इंटर है और नेट है। इन दोनों का फुल फॉर्म बेसिकली होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। जो इंटरनेट का फुल फॉर्म रहेगा, तो प्लीज मैं फिर से इस चीज को दोहराना चाहूंगा, इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं इंटरनेट को। और इसके साथ साथ ये होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब एक साथ कई सारे नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इसके साथ साथ ऑफ ऑल वर्ल्ड सर्वर्स वर्ल्ड वाइड। सपोज अगर हम बात करें, तो अगर हम कहीं दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली से बैठे बैठे हम किसी भी इंडिविजुअल के साथ बात कर सकते हैं यूएस में, या फिर अदर कंट्री में अगर कहीं और हमको बात करनी है तो ये होता है इंटरनेट का फुल फॉर्म। तो प्लीज इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ इसको एक चीज और बोला जाता है, इट इज ऑफन कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब। हम इसको वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जानते हैं। ये भी इसका एक टर्म यूज होता है इंटरनेट के लिए। तो इसको भी अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा। अब आता है क्वेश्चन व्हाट इज इंटरनेट, आखिर ये इंटरनेट होता क्या है।
हम लोग कई बार होता है कि हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंटरनेट की बोलने की बजाय हम उसको नेट के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ, समटाइम्स कॉल्ड सिंपली द नेट, सिंपली नेट के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ल्ड वाइड सिस्टम्स को कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है, जिसमें कि हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अभी आप मेरे थ्रू सेशन ले रहे हैं, मैं लखनऊ में बैठा हूँ और आप लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, तो ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है। और इसके साथ साथ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इन विच यूजर एट एनी वन कंप्यूटर कैन, किसी भी एक कंप्यूटर से, या आज के टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ तक कि हम लोग स्मार्टफोन का भी यूज करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। और इसके साथ साथ हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर और सम टाइम टॉक डायरेक्टली टू यूजर एट अदर कंप्यूटर। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो हम किसी भी लोकेशन पर अगर बैठे हों वर्ल्ड में, वहां से बैठे बैठे आज के टाइम में हम वॉइस के थ्रू बात कर सकते हैं, वीडियोस के थ्रू बातचीत कर सकते हैं, यहाँ तक कि टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मीडियम यूज करना है इंटरनेट का, जिसके थ्रू कि आप आराम से बातचीत कर सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, तो इसके थ्रू भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सपोज आप बैठे हैं और ये बीच में इंटरनेट है। इंटरनेट बेसिकली वेब सर्वर्स होते हैं, उनके थ्रू कनेक्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। और बीच में आपका यहाँ पर होता है आईएसपी, जिसको कि हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। अभी इन टर्म्स के बारे में मैं अभी और आपको बताऊंगा आगे। आईएसपी जैसे कि जो कंपनी आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसको हम आईएसपी बोलते हैं। और ये यहाँ पर यूट्यूब का सर्वर रखा हुआ है, अगर आपको उससे कनेक्ट होना है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब की साइट खोलते हैं, वहां पर जाके डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको गूगल पे काम है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट डालते हैं google.com, तो आप डायरेक्टली क्या होता है कि गूगल की साइट से कनेक्ट हो जाते हैं, गूगल सर्च इंजन से कनेक्ट हो जाते हैं। वहां से अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल से ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। और इसके बाद मैं आगे आपको यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूंगा हिस्ट्री के बारे में, ये कब से स्टार्ट हुआ था इंटरनेट, तो इसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा। 1970 में एक एजेंसी हुआ करती थी आरपा नेट नाम की, जिसको कि हम आरपा नेट के नाम से जानते थे। और इन्होंने एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया था, जिसमें कि यूएस आर्मी एक दूसरे सोल्जर्स को आपस में जैसे कि बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो ये यूएस आर्मी थी जिसने कि ये स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ईमेल वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1971। फिर 1971 में धीरे से ईमेल डेवलप किया गया, जिसमें कि एक सिस्टम से, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर हम ईमेल भेज सकते थे। फिर हम बात करें 1984 की, तो 1984 में जैसा कि आज की डेट में आप देखते होंगे हर साइट के आखिरी में डॉट कॉम लगा होता है, या फिर डॉट org लगा होता है, या फिर डॉट gov लगा होता है, या डॉट edu लगा होता है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और ये जो स्टैब्लिश किया गया ये बाय जॉन पोस्टल ने किया था, जिसको कि हम डोमेन नेम के नाम से भी जानते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, जैसे डॉट कॉम कमर्शियल के लिए होता है, डॉट org ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है जो एनजीओज होती हैं, डॉट gov आपका गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें तो डॉट edu की, दैट इज यूज्ड फॉर एजुकेशनल साइट्स, जैसे कि जो भी एजुकेशनल साइट्स होती हैं वो अपने आगे डॉट edu का यूज करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे और भी डोमेन्स हैं जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिर 1984 के बाद 1992 में रिलीज किया गया वर्ल्ड वाइड वेब। आप देख सकते हैं यहाँ पर www लिखा हुआ है, तो 1992 में ये रिलीज किया गया। 1992 के बाद हमारे पास 1994 से लेके 1998 तक, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस साइट है yahoo.com। याहू के साथ साथ आपका पिज्जा हट आ गया। पिज्जा हट के बाद हमने देखा ईबे था,
इंटरनेट 2 था, फिर हॉटमेल का नाम सुना होगा जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट इसको ऑपरेट करती है। और इसके बाद गूगल भी लॉन्च किया गया जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इस तरीके से धीरे धीरे इंटरनेट में अपडेट्स होते गए, तरक्की होती गई। और फिर अगर हम बात करें तो 2004 से 2006 के बीच में आपका फेसबुक आ गया, फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब था, ट्विटर था, जैसा कि आज की डेट में आप इंस्टाग्राम भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो साइट्स थी धीरे धीरे अपडेट होता गया और हम भी अपग्रेड होते गए इंटरनेट के साथ साथ। पहले एक टाइम की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत महंगा हुआ करता था, और अगर आज की बात करें तो इंटरनेट बहुत सस्ता हो चुका है, इसको कोई भी यूज कर सकता है कहीं से भी बैठ के। फिर 2007 की मैं बात करूं तो 2007 में जैसा कि आप आज की डेट में देख रहे हैं कि हम लोग स्मार्टफोन्स का यूज करके इंटरनेट के थ्रू कई सारी सर्विसेज की फैसिलिटीज ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं घर बैठ के, और यहाँ तक कि पूरा पूरा बिजनेस हैंडल कर सकते हैं। अगर हमको कुछ मींस इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं किसी भी तरीके की, XYZ कुछ भी हो सकता है वो। तो आप कुछ भी बैठे बैठे, इवन यहाँ तक कि स्मार्टफोन के थ्रू कुछ भी कहीं से भी आप सेंड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपको अपना बिजनेस और आगे बढ़ाना है तो यहाँ तक कि आप बिजनेस भी अपना बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। तो ये सब कुछ आपका हिस्ट्री के बारे में था जो कि मैंने अभी आपको बताया। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा टर्म्स के बारे में भी बताना चाहूंगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड रहेगा वो बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में रहेगा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा प्रोटोकॉल्स का मीनिंग बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं, कोई पर्टिकुलर अगर साइट है तो उसको कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करना होता है। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहूंगा। सबसे पहले ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू कि हम इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हमको कोई मैसेज ट्रांसफर करना है या कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है तो उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस हाउ वन कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा। मतलब किस तरीके से कोई एक कंप्यूटर, सपोज मुझे कोई इंफॉर्मेशन आप लोग को सेंड करनी है तो उसके लिए मुझे कुछ स्टैंडर्ड्स का को फॉलो करना होगा। और इसके साथ साथ कुछ एक्सचेंज डेटा के लिए अगर मुझे करना है, किसी कंप्यूटर को सेंड करना है तो इंटरनेट का यूज करके तो टीसीपी का यूज करना पड़ेगा। तो टीसीपी बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और इसके बाद आता है आपका आईपी जिसको कि हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली ये डिफाइन करता है, इसमें एड्रेसिंग स्कीम होती है। सपोज आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट से ज्वाइंड है तो आईपी एड्रेस का होपफुली हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने सुना होगा या हो सकता है नहीं सुना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है। जो भी कंप्यूटर इस वर्ल्ड में इंटरनेट से ज्वाइंड है या कनेक्टेड है प्रेजेंट टाइम में, हर एक कंप्यूटर सिस्टम को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम लोग के घर के एड्रेसेस होते हैं वैसे ही हर कंप्यूटर सिस्टम का अपना एक एड्रेस होता है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं यहाँ 2092.234.456.8। तो ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर कंप्यूटर का एड्रेस होता है। तो इसी तरीके से जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट से ज्वाइन होते हैं तो उनको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो आईपी एड्रेस होता है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं। जैसे कि अगर आपने वोडाफोन की इंटरनेट सर्विस ले रखी है तो वो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, या फिर अगर आपने जियो के थ्रू लिया हुआ है तो वो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं तो वो आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू की पहचाना जाता है कि आप इस टाइम इस लोकेशन पर बैठ के ये काम कर रहे हैं। तो ये होता है आपका आईपी एड्रेस। तो इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ईच कंप्यूटर connected to the internet is given an address and composed of numbers and periods। ये डिपेंड करता है कि आप कितना यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट के माध्यम से।
और यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये कुछ यहाँ पर मैंने डायग्राम लगा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड है मॉडेम्स के थ्रू। इन उनको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करी जाती है वो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो कि आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो इसको प्लीज अपने पास नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। कई बार होता है कि हमको नहीं पता होता कि आईपी क्या है या आईपी एड्रेस क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और इसके साथ साथ मैं आगे आपको बताना चाहूंगा, यहाँ कुछ मैंने टर्म्स बताए हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टर्म का क्या मीनिंग होता है, क्या फुल फॉर्म होता है, और हम किस टर्म को किस नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आरपा नेट का आपको फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो प्लीज इन सारे टर्म्स को भी अपने पास नोट डाउन करिएगा, जिससे कि आपको भी पता रहे कि इंटरनेट के में कौन कौन से टर्म्स का यूज होता है। मैं फिर से एक बार आरपानेट का डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसके साथ साथ डाउनलोड क्या होता है, डाउनलोड टर्म हमने कई बार यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि हमको ये डाउनलोड करना है, हमको पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड करनी है, बट पता नहीं होता कि इसका यूज क्या होता है। तो जो डाउनलोड टर्म है उसका बेसिकली जो मीनिंग है दैट इज टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। कई बार होता है कि हमको कि हमारे सिस्टम पर फाइल पड़ी है तो हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब भी आप डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल पर्टिकुलर सर्वर के थ्रू आपके सिस्टम में डाउनलोड होती है या कॉपी होती है। हम कॉपी वर्ड का यूज करेंगे, आप कॉपी करते हैं इंटरनेट की हेल्प से। तो जब आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, देखा होगा आपने, वो फाइल आपके सिस्टम में आके कॉपी हो जाती है। अगर हमको अपलोड करना है तो अपलोड के केस में क्या होता है कि आपकी फाइल दूसरा सिस्टम कोई भी जो भी कनेक्टेड है वो आराम से उस फाइल को अपने सिस्टम पे कॉपी कर सकता है। तो ये था आपका डाउनलोड के बारे में। फिर इमोटिकॉन्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द यूजर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, जैसा कि 80 to 90% लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं। तो उसमें देखा होगा कई बार चैट के थ्रू हम छोटे छोटे स्माइलीज का यूज करते हैं, या फिर एंग्री फेसेस का यूज करते हैं, या फिर कुछ अलग अलग स्माइलीज होती हैं या फूड से रिलेटेड, वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल से रिलेटेड होती हैं। तो स्माइलीज जो होती हैं उनको हम इमोटिकॉन के नाम से जानते हैं। तो इसको मैं एक बार बताना चाहूंगा, दोज लिटिल स्माइली फेसेस पीपल यूज टू इंडिकेट इमोशंस, जिनके थ्रू कि हम अपने इमोशंस को दिखा सकें। और ये आप ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, चैट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप से इमोटिकॉन्स का यूज करना है। और यहाँ तक कि आज के टाइम में अगर हम देखें तो जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पे आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई अपना स्टेटस शेयर करते हैं या फिर हम स्टेटस पे कुछ इमेज लगाते हैं तो उसके साथ भी हम इमोटिकॉन्स का यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से यूज करना है। फिर हम बताएंगे आपको फ्रीवेयर के बारे में, आखिर ये फ्रीवेयर होता क्या है। आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो सुना होगा, तो फ्रीवेयर थोड़ा नया टर्म है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू डाउनलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट। आपने देखा होगा कई बार हम फ्री के सॉफ्टवेयर चाहते हैं, और उन फ्री के सॉफ्टवेयर जब हम डाउनलोड करते हैं तो उनको हम फ्रीवेयर के नाम से भी जाना जाते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर जिनको हम कहते हैं फ्रीवेयर भी बोल सकते हैं आप, और इंटरनेट पे अवेलेबल रहते हैं आपके लिए, जिनको कि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगे, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया या फिर ईमेल एड्रेस हो गया, तो थोड़ी बहुत आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं डाउनलोडिंग करना। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं तो उनको हम फ्रीवेयर के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता है आपका फ्रीवेयर। फिर नेक्स्ट हमारा जो टर्म है दैट इज आईएसपी, जिसको कि हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी बोलते हैं फुल फॉर्म में। तो उसको भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। इसको मैं बताना चाहूंगा, अ कंपनी दैट ऑफर्स
यू एक्सेस टू इंटरनेट, जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जो कंपनी आपको एक फैसिलिटी देती है इंटरनेट यूज करने का। आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज हैं, लोकल लेवल पे भी रहती हैं और नेशनल लेवल पे भी रहती हैं, जैसे जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, बीएसएनएल हो गई आपकी, वोडाफोन हो गई, जियो हो गई, इस तरीके से, या फिर एयरटेल है। तो ये सारी कंपनीज क्या है, कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज देती हैं, तो हम इनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से भी जानते हैं या फिर आईएसपी के नाम से भी जानते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। तो इसको भी प्लीज अपने पास नोट रखिएगा कि आईएसपी किसको बोला जाता है और क्या यूज होता है आईएसपी का। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा मॉडेम के बारे में। जो मॉडेम है ये आपका दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है मॉड एम, ये एम ओ अलग है और डीई अलग होता है, डीई एम। तो ये दो वर्ड से, दो कीवर्ड से मिलके बना है आपका मॉडेम। तो इसका जो फुल फॉर्म है बेसिकली दोस्तों, इसका मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। तो इसको भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि हमसे कुछ कोई अगर पूछ लेता है, अगर हम पढ़ भी रहे हैं या कहीं हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हो सकता है कई बार आपसे ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हमको ये सारी इंफॉर्मेशन पता हो। तो इसका जो मॉडेम का जो फुल फॉर्म है दैट इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या होता है, अ डिवाइस टू कनेक्ट थ्रू अ फोन एंड कंप्यूटर फॉर कनेक्टिंग टू इंटरनेट। ये जो डिवाइस होता है बेसिकली, ये आपके कंप्यूटर और फोन के बीच एक कनेक्टिविटी बनाता है, जिसमें कि जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होके वो आते भी हैं और जाते भी हैं। ये दोनों काम करता है आपका मॉडेम, जिसके थ्रू कि आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं बहुत आसानी से। अब क्या होता है कि जो टेलीफोन लाइंस होती हैं उनमें जो सिग्नल होते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, और जो कंप्यूटर के सिग्नल होते हैं दैट इज इन डिजिटल फॉर्म, जिसको कि हम 0 और 1 के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिकली काम होता है मॉडेम डिवाइस का। ये एक डिवाइस के फॉर्म में होता है जिसमें कि कुछ लाइट्स भी होती हैं, और इसके साथ साथ इसको जरूरी होता है कनेक्ट करने के लिए। वैसे हम आज की अगर बात करें तो ज्यादातर यूजर्स फोन के थ्रू यूज करते हैं इंटरनेट। अगर आप कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मॉडेम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद योर कंप्यूटर, जिसके बिना आप इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ सर्च इंजन के बारे में। तो सर्च इंजन होता क्या है, आपने नाम भी सुना होगा सर्च इंजन का, और इसको मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि सर्च इंजन है क्या। इसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स का को डाल के कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स कीवर्ड सर्चेस फॉर इंफॉर्मेशन। और बहुत ही पॉपुलर नेम है, आपने सुना भी होगा गूगल का। जैसे कि गूगल एक बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन है, जिसके थ्रू कि हमारे दिमाग में जो भी कीवर्ड आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स डालते हैं या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस डालते हैं। उस सेंटेंस को डालते ही जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे वेबसाइट्स के लिंक आ जाते हैं उस कीवर्ड से रिलेटेड। और गूगल के अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर्च इंजन के, जैसे कि आपने बिंग का नाम सुना होगा, BING बिंग, वो भी एक आपका सर्च इंजन है। और बिंग के अलावा आपने याहू का नाम सुना होगा, याहू का भी एक अपना सर्च इंजन है। या फिर आप MSN का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से काफी सारे सर्च इंजन हैं जिसका यूज करके हमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर सर्विस हो उससे रिलेटेड, पर्टिकुलर कोई टॉपिक हो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हर चीज आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप वो टेक्स्ट के फॉर्म में सर्च कर सकते हैं, इमेजेस के फॉर्म में सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस देखना है पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं सर्च इंजन का यूज करके। और बहुत ही अच्छा तरीका रहता है, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली आपको मिल जाती है विद इन द सेकेंड्स। तो ये कुछ काम होता है आपका सर्च इंजन्स का। फिर आता है आपकी बात वेब ब्राउजर्स।
वेब ब्राउजर के बारे में भी आपने सुना ही होगा दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वेब ब्राउजर है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू कि हम कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हमको सपोज कोई पर्टिकुलर वीडियो देखना है और सुनना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप सॉन्ग्स सुन सकते हैं या पर्टिकुलर आपको कोई स्पीच सुननी है वो सुन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको काम क्या करना है। आपको अगर फोटोज भी सर्च करनी है तो यहाँ तक कि ग्राफिक्स सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, लाइफ टाइम में। और इस तरीके से वेब ब्राउजर काम करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउजर्स भी होते हैं जिसको कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा अभी। और हर ब्राउजर्स की जो फैसिलिटीज होती हैं एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, बट काम सबका एक ही होता है। और हर ब्राउजर के थ्रू आप पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का नाम डालना होता है। जैसे कि अगर हम आज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ब्राउजर्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली गूगल के साथ भी अपने आप को कनेक्ट किया हुआ है। तो आप कोई भी कीवर्ड डालेंगे तो डायरेक्टली आपको गूगल से कनेक्ट करके वो सारी इंफॉर्मेशन वो शो कर देते हैं। तो हम आगे बताएंगे आपको वेब ब्राउजर्स कौन कौन से हैं। कई बार होता है कि हमको नहीं पता होता कि आखिर ये वेब ब्राउजर हैं क्या। तो ये देख सकते हैं यहाँ कुछ मैंने यहाँ पर वेब ब्राउजर्स की भी इमेज लगाई हुई है। तो सबसे पहले आता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि थोड़ा पुराना है। और ये भी एक ब्राउजर होता है और ये आपको इनबिल्ट मिलता है विंडोज के साथ, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है। इसके थ्रू भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका ओपेरा ब्राउजर का लोगो है। ओपेरा भी एक वेब ब्राउजर है जिसके थ्रू कि हम वेबसाइट्स वगैरह खोल के देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई वेबसाइट हमको सर्च करनी है वो भी सर्च कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ क्रोम के बारे में। क्रोम ये गूगल का ही ब्राउजर है जिसको कि आपने शायद देखा भी होगा कई बार, क्रोम का नाम भी सुना होगा। इसके थ्रू भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा ब्राउजर है जो कि गूगल के थ्रू कनेक्ट रहता है हर समय। आप कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट डाल रहे हैं या आपको कुछ सर्च करना है तो बहुत इजीली आप क्रोम की हेल्प से देख सकते हैं, चाहे तो वो आपका फोटोग्राफ्स के फॉर्म में हो, वीडियोस के फॉर्म में हो, या फिर आप पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहते हैं ऑडियो के फॉर्म में। तो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये काम होता है आपका क्रोम के थ्रू। और इसमें भी आप कुछ अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको थोड़ा दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके कि आप क्रोम में क्या क्या काम कर सकते हैं। फिर आता है आपका मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला भी एक आपका ब्राउजर है। हम कई बार होता है कि हमको नाम तो पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये क्या सॉफ्टवेयर है, इसका नाम क्या है। तो प्लीज दोस्तों अपने पास ये सारी चीजें जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ तो इसको प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा, कि जिससे कि आप भी जब भी यूज कर रहे हैं तो आपको पता रहे कि ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, उसका क्या यूज होता है। तो मोजिला फायरफॉक्स भी आपका एक ब्राउजर है जिसको कि हम यूज करते हैं इंटरनेट को देखने के लिए, इंटरनेट के थ्रू वेबसाइट्स देखने के लिए या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लेने के लिए। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट की हेल्प से। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सफारी के बारे में भी बताऊंगा। सफारी भी एक आज के टाइम में ब्राउजर है जो कि काफी पॉपुलर है। ये आप आईफोन्स का यूज अगर करते हैं तो आईफोन्स में भी रहता है सफारी, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं एज अ ब्राउजर। और इनके अलावा भी बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, यूसी ब्राउजर है। और जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, बट हमको जो यूज करना होता है वो जेन्युइन वाला यूज करना होता है, जिससे कि हमको पता रहे कि ये ब्राउजर हमको अच्छे से फैसिलिटी देगा। तो एक बार मैं आपको क्रोम भी दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि क्रोम का जो इंटरफेस होता है वो कैसा होता है। तो मैं आ जाता हूँ एक बार यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगो बना हुआ है, तो हम सिंपली क्रोम पर क्लिक करेंगे। ये
यहाँ पर खुल चुका है। आप देख सकते हैं डायरेक्टली हमारे सामने गूगल का पेज खुल के आ रहा है। अब जो जो आप वेबसाइट्स खोलते हैं तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये शो करने लगता है। और इसमें एक ऑप्शन और रहता है यहाँ पर माइक का। जब आप माइक पर क्लिक करते हैं तो जब भी आप जो कुछ भी डालेंगे, जो कुछ भी बोलेंगे, तो ये आपको स्पीच आपकी सुन के उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके यहाँ पर कीवर्ड अपने आप शो कर देगा। तो इस तरीके से आप काम करते हैं गूगल पे। ये आपका एड्रेस बार होता है। एड्रेस में आपको पर्टिकुलर साइट का नाम डालना होता है। सपोज कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर www डॉट, सपोज मैं यहाँ पर डालता हूँ apll.info। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये गूगल क्या करेगा कि डायरेक्टली या तो आपको वेबसाइट पर ले जाएगा या फिर आपको यहाँ पर हो सकता है कि सर्च इंजन के थ्रू आपको शो कर दे लिंक्स वेबसाइट से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइट खुल रही है। ये थोड़ा सा स्लो है कनेक्शन, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है खुलने में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट खुल गई है। तो ये एड्रेस बार होता है जिसमें कि हमको एड्रेस डालना होता है या फिर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड डालना है तो आप कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा इंटरफेस था जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा इंट्रानेट के बारे में। आपने इंटरनेट तो सुना होगा दोस्तों, लेकिन इंट्रानेट नहीं सुना होगा। तो इंटरनेट के बारे में बताना चाहूंगा। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसके थ्रू की हम सिर्फ जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैंने इमेज भी लगाई हुई है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं वो आपस में कनेक्टेड है और आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वोडाफोन के बारे में, जो कंपनी है वो क्या करती है कि एम्प्लॉयज के लिए एक नेटवर्क क्रिएट करती है जिसमें कि जो कुछ भी वो डेली का काम कर रहे हैं, जो भी उनको असाइन किया गया है काम, वो एक दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी फाइल्स शेयर कर सकते हैं, अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इमेजेस हैं, जैसे कि यहाँ से फाइल ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे को, या फिर चैट कर सकते हैं, जो कुछ भी उनको बातचीत करनी है वो भी कर सकते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज आपस में कर सकते हैं, ये आउटसाइड वर्ल्ड के लिए नहीं होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसमें कि सिर्फ एम्प्लॉयज एक दूसरे को फाइल शेयरिंग का काम करते हैं, चैटिंग का काम करते हैं, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन भेजनी है तो उसका भी काम किया जाता है। टिपिकली अगर हम बात करें तो इंटरनेट फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरलिंक्ड लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी हो सकता है कि अगर कंपनीज की दो ब्रांचेस हैं, अगर सपोज एक दिल्ली में है और एक मुंबई में है, तो वो दोनों ब्रांचेस आपस में भी कनेक्ट हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बैंक्स होते हैं, अगर आपका अकाउंट किसी भी सिटी में है तो आप इजीली दूसरी सिटी से भी जाके वहां से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, वो आपस में जो बैंक के ब्रांचेस होती हैं वो आपस में इंटर कनेक्टेड होती हैं, तो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती रहती है। तो हम इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी मैं एक्स्ट्रानेट के बारे में भी बताऊंगा कि एक्स्ट्रानेट क्या होता है। और जो मेन पर्पस होता है इंटरनेट का इज टू शेयर कंपनीज इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अमंग एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज का रोल होता है, आउटसाइड वर्ल्ड से इनको कोई मतलब नहीं होता। तो क्योंकि ये जो नेटवर्क है बेसिकली एम्प्लॉइज के लिए ही यूज किया जाता है। और इंटरनेट इज अ प्राइवेट इंटर नेटवर्क विच इज यूजली क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये होता है आपका इंट्रानेट। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्स्ट्रानेट क्या होता है। इंटरनेट की तरह ही आपका एक्स्ट्रानेट भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इंट्रानेट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, बट जो एक्स्ट्रानेट होता है उसमें एम्प्लॉयज के साथ साथ जो आउटसाइड कस्टमर्स हो गए, या फिर वेंडर्स हो गए, या फिर सप्लायर्स हो गए,
या हमारी कंपनी से कोई अगर बिजनेस एसोसिएट जुड़ा हुआ है तो वो भी हमारे से इंफॉर्मेशन ले सकता है। बट इसमें एक कंडीशन ये होती है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे सपोज मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इंफॉर्मेशन अगर मैं इंटरनेट से देखना चाहता हूं अपने अकाउंट को तो मैं वो इजिली बैठ के देख सकता हूं। बट दूसरे कस्टमर्स को मैं नहीं जान सकता, उनकी इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता। तो इस तरीके से आपका एक्स्ट्रानेट पे काम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, या मैंने डिफाइंड भी किया हुआ है, एन एक्स्ट्रानेट कैन बी व्यूड एज अ पार्ट ऑफ अ कंपनीज इंट्रानेट दैट इज एक्सटेंडेड टू द यूजर आउटसाइड द कंपनी। मतलब कंपनी के बाहर जो कस्टमर्स हैं या फिर सप्लायर्स हैं जो कंपनी के, या फिर वेंडर्स हैं या फिर पार्टनर्स हो गए, तो वो सब के सब देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंटरनेट लगा हुआ है, यहाँ पे बीच में इंट्रानेट है, और एक कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अपना डेटा डाल रहा है, और ये रिमोट ऑफिस है और ये सेफ ऑफिस लगा हुआ है कि यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस वालों के लिए रहेगी, और जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं के लिए रहेगी, और कोई इसको आउटसाइड वर्ल्ड नहीं देख सकता। अगर जो आउटसाइड वर्ल्ड्स हैं उनके लिए दूसरी इंफॉर्मेशन रहती है, उनका अपना इंफॉर्मेशन रहता है, तो जो कि शेयर करता है वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो क्या इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है एक्स्ट्रा नेट में। और इसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे कि मैंने बोला था टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज के बारे में, जैसा कि हम अभी लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे और डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा। जैसे जो कंपनीज होती हैं, अगर उनको अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क चाहिए तो उसमें क्या होता है, टोपोलॉजीज का यूज करके आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है। और वो किस किस तरीके से जोड़ सकते हैं अपने कंप्यूटर्स को, तो वही यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश करी आपको, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये टोपोलॉजी का नाम दिया हुआ है। आप मैं सबसे पहले आपको बस टोपोलॉजी के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल वायर निकलती है सर्वर के थ्रू, और क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सिंगल वायर के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। सपोज एक इधर है, एक राइट साइड है, तो एक लेफ्ट साइड है, वो डिपेंड करता है कि कैसे वायरिंग करी गई है। तो एक आपका अगेन लेफ्ट साइड, तो ये क्या होता है पैरेलल सेट में चलता है, एक अपोजिट साइड रहते हैं कंप्यूटर्स एक दूसरे के। तो इस तरीके से होती है बस टोपोलॉजी, ये बस के फॉर्म में होता है। फिर हम बात करें रिंग टोपोलॉजी की, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड, सपोज एक कंप्यूटर से दूसरा है, तीसरा है। और इसका जो डिसएडवांटेज होता है, अगर बीच में किसी भी कंप्यूटर में फॉल्ट आ गया तो आगे वाला सिस्टम नहीं चल पाता, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो जो इंफॉर्मेशन अगर इस सिस्टम को इस सिस्टम तक पहुंचानी है तो वो इसी सिस्टम तक रहेगी, क्योंकि क्या हो सकता है कि बीच में अगर यहाँ पर वायर गड़बड़ हो गया तो वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है थर्ड सिस्टम तक। ये एक डिसएडवांटेज भी होता है। और इसके बाद मैं आपको स्टार टोपोलॉजी के बारे में भी बताना चाहूंगा कि जो स्टार के फॉर्म में होता है, ये आपका रिंग के फॉर्म में था, सर्कुलर फॉर्म में ये आपका स्टार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में एक रूटर लगा हुआ है, उस रूटर के साथ जो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूटर में खराबी आ गई तो क्या होता है कि जो सिस्टम्स होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। लेकिन इसका जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि एक बार में हर सिस्टम इंफॉर्मेशन ले सकता है रूटर से एट अ पर्टिकुलर टाइम, मींस प्रेजेंट टाइम में सारे सिस्टम्स एक साथ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे मेश नेटवर्क में के बारे में, जिसमें कि सारे कंप्यूटर एक दो सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम है ये एक इस वाले सिस्टम से कनेक्टेड है और इस सिस्टम से कनेक्टेड है और सिस्टम से नहीं कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक खराब हो गया तो हम दूसरे से इंफॉर्मेशन इजीली ले सकते हैं, इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर एक खराब हो गया वायर तो दूसरा हमारे पास अवेलेबल रहता है।
तो इस तरीके से आपका जो मेश नेटवर्क है तो इसमें काम होता है। यहाँ पर नेटवर्किंग हम बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर कि वो किस टाइप का नेटवर्क यूज करना चाहती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर हम बात करें फुली कनेक्टेड नेटवर्क की। यहाँ पर जो सिस्टम होता है, पर्टिकुलर सिस्टम हर एक सिस्टम से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर तो फॉल्ट के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि हर एक सिस्टम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि हर एक सिस्टम, जैसे सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 सिस्टम कनेक्टेड है, और सपोज ये वाला सिस्टम है तो ये सिस्टम 5 सिस्टम से कनेक्टेड होगा। इसमें बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि इंफॉर्मेशन लीक होने के या फिर लूज होने के। और इसमें एडवांटेज ज्यादा होता है, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम बात करें तो कंपनीज इसी नेटवर्क का सबसे ज्यादा यूज करती हैं कि इंफॉर्मेशन बीच में कहीं लूज ना हो, अच्छे से पहुंच सके और टाइमली पहुंच सके। तो ये इसका मेन एडवांटेज है। ये तो थी बात हमारे टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा सर्विसेज ऑन इंटरनेट। आप कौन कौन सी सर्विसेज ले सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला वर्ड हमारा है www। तो www का जो फुल फॉर्म होता है बेसिकली दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। इंटरनेट को हम www के नाम से भी जानते हैं, एंड इज द यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। आप इसके थ्रू दुनिया भर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। इसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एज अ ह्यूमन हम यूजर्स हैं, और हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो हम इंटरनेट के थ्रू या फिर www के थ्रू बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो फोटोग्राफ के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका टेक्स्ट के फॉर्म में हो। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे ईमेल के बारे में। आप ईमेल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में हम लोग चिट्ठियां सेंड करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। और अगर हम आज की बात करें तो ईमेल का यूज करके हम विद इन द सेकेंड्स प्रॉपर लेटर या कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन ईमेल का यूज करके हम सेंड कर सकते हैं। और वो भी चाहे दूरी कितनी भी हो, चाहे आप 1000 किलोमीटर बैठे हो, चाहे आप 10,000 किलोमीटर बैठे हो, तो बहुत आसानी से आप भेज सकते हैं। और जो ईमेल मैसेजेस होते हैं आर यूजुअली एनकोडेड इन एस्काई टेक्स्ट। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज के फॉर्म में जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नॉन टेक्स्ट फाइल्स भी भेज सकते हैं, जैसे कि इमेजेस के फॉर्म में हो गया या फिर साउंड्स हो गए। और इन फाइल्स को आपको क्या करना होता है दोस्तों, जब आप ईमेल क्रिएट करते हैं, जब आप कंपोज करते हैं मेल को, तो आप उसमें पर्टिकुलर फाइल को आपको सेव करना होता है। तो ये काम होता है आपका ईमेल का। फिर हम बात करेंगे ई कॉमर्स से रिलेटेड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से जाना भी जाता है। और आज के डेट में हम सभी लोग ई कॉमर्स का बहुत अच्छे से यूज भी करते हैं, जिसपे कि हम प्रोडक्ट्स अपने लिए खरीद सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, या अगर हमारा कोई बिजनेस है तो हम उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। तो कुछ फेमस आपको पॉपुलर साइट्स के नाम भी बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने Myntra.com का नाम सुना होगा, या फिर अमेजोन का नाम सुना होगा जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड पॉपुलर है, या फिर फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा। तो ये कुछ साइट्स हैं जिनके थ्रू की हम बाइंग एंड सेलिंग की कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये होता है आपका ई कॉमर्स की सर्विस, जो कि इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर आती है बात चैटिंग की। चैटिंग तो आई होप सबको पता ही होगा, मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पर कनेक्टेड है। तो चैट भी एक माध्यम है, सर्विस है, जिसको कि हम लाइव भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऑडियो रिकॉर्ड करके भी सेंड कर सकते हैं रियल टाइम की अगर हम बात करें तो। और एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, व्हेन टॉकिंग टू समवन इन चैट एनी टाइप टेक्स्ट इज रिसीव्ड बाय अदर पार्टिसिपेंट इमीडिएटली। प्रेजेंट टाइम में तुरंत वो मैसेज मिल जाता है विद इन द सेकेंड। और जैसे कि आप व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, एग्जाम्पल भी बताना चाहूंगा, व्हाट्सएप हो गया, इवन यहाँ तक कि फेसबुक का मैसेंजर हो गया, या फिर इंस्टाग्राम में भी आपके पास
चैट का ऑप्शन रहता है। आजकल के टाइम में तो बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज करके आप चैटिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर नेक्स्ट मैं आपको सर्विस के बारे में बताना चाहूंगा, दैट इज FTP, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। और FTP बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। आप कोई भी फाइल ट्रांसमिट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं बहुत आसानी से इंटरनेट का यूज करके। और बहुत इसमें कुछ आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का यूज करना होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में TCP/IP का के बारे में बताया था। वो बेसिकली जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर है, जो अगर जियो का यूज कर रहे हैं तो जियो या फिर वोडाफोन, वो आपको सर्विस देते हैं TCP/IP की। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती और इजीली आपकी जो फाइल होती है वो सेंड हो जाती है बहुत आसानी से। चाहे वो आप मेल के थ्रू सेंड करें, चाहे वो आप चैट के थ्रू सेंड करें, चाहे पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज करके आप फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इसके बाद मैं आपको यहाँ कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन देना चाहूंगा, तो प्लीज कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET। जैसे कि मैंने ARPANET के बारे में आपको बताया भी था, तो ARPANET का आपको फुल फॉर्म बताना होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज नेम एनी टू ब्राउजर्स। मैंने आपको ब्राउजर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, तो आपको कोई दो ब्राउजर सॉफ्टवेयर्स के नाम यहाँ पर बताने हैं। फिर इसके बाद नंबर थर्ड आपको बताना है, व्हाट इज इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। इंट्रानेट और एक्सट्रानेट क्या होता है, आपको इसको दो लाइन में बताना होगा हमको। और इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, दैट विल बी डिफाइन द टर्म डाउनलोड। डाउनलोड टर्म क्या होता है, क्या यूज होता है उसका, उसके बारे में। फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब ब्राउजर। आखिर ये वेब ब्राउजर होता क्या है, आपको क्या समझ में आता है कि वेब ब्राउजर क्या है। इसके बाद जो सिक्स क्वेश्चन रहेगा, दैट विल बी नेम एनी फोर टोपोलॉजीज। किन्हीं फोर टोपोलॉजीज के बारे में आपको हमको बताना होगा और आपको खाली नेम बताना है बस। तो कोशिश करिएगा, ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं तो इसको प्लीज अपने पास नोट डाउन करिएगा। हम कल इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, आपको आंसर्स बताएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबको यहाँ पर थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी पूरी एंटायर APLL की टीम की तरफ से आज का सेशन अटेंड करने के लिए। इसी तरीके से आप हमारे संग जुड़े रहें और सेशंस लेते रहें। कल का भी सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।